नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अ, उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन के पठार और हम पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट इसके बारे में पढ़ेंगे। और काफ़ी सभी टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आगे तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तर पूर्वी पठार में, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। अब नॉर्थ ईस्टर्न क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न यह है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो मोस्टली उसी में हम उत्तर पूर्वी पठार उन्हीं उन्हीं के अंदर आता है। और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पठार है जिसको बोलते हैं मेघालय का पठार, जो मोस्टली मतलब मेघालय में अंदर आता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार छोटा नागपुर का पठार का ही पूर्वी विस्तार है। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार जो मेन प्रायद्वीपीय पठार है उसका जो पूर्वी तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें मेघालय का पठार प्राप्त होगा, जो राजमहल, गारो गैप अथवा मालदा के गैप के द्वारा अलग हुआ है। तो जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है और हमारा जो मेघालय का पठार है वो किसकी मदद से, किसके बीच में क्या पड़ता है? उसका राजमहल गारो गैप पड़ता है या मालदा गैप पड़ता है। उससे क्या सट जाता है, वो अलग हो जाता है। इस पठार के पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासो, जैतिया तथा मिकिर आदि पहाड़ियाँ अवस्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस तरफ है पता होना चाहिए आपको। इस पठार के पश्चिम से पूर्व की ओर एक क्रम है इसका, गारो, खासी, जैंतिया तथा मिकिर पहाड़ियाँ अवस्थित है, जो प्राचीन चट्टानों से बनी है। गारो, खासी, जैंतिया इस पठार में निवास करने वाले प्रमुख जनजातियां हैं। तो ये क्या है? ये जनजातियों के भी नाम है। ये पहाड़ों के नाम तो है ही, लेकिन ये क्या है? जनजातियों के भी नाम है। और खासी पर्वतीय क्षेत्र का कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के कारण यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है। कीप रूपी स्वरूप क्या होता है? जैसे दोस्तों कीप होती है, एक तरफ से पतली होती है, एक तरफ से मोटी होती है। तो उसी प्रकार के शेप में क्या होती है? हमारे जो खासी पर्वतीय क्षेत्र है वो इसी प्रकार से अवस्थित होते हैं। और इस प्रकार से अवस्थित होने की वजह से वहाँ अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि यहाँ खासी पहाड़ियों में के दक्षिण में स्थित मासिनराम तथा चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो जो मासिनराम, चेरापूंजी, यहाँ जो है विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये कहाँ है? खासी पहाड़ियों के दक्षिण में पाया जाता है। यहाँ धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। दोस्तों यहाँ जो है शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। इसे इसलिए शिलोंग का पठार नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नाकरेक। ये मेघालय में स्थित है। तो अगर आपको पूछा पूछा जाए जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? नाकरेक। कहाँ है? मेघालय में स्थित है। औसत से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ लेटेराइट मिट्टी तथा सदाबहार वनों का विकास हुआ, जो कि ऑब्वियस है। जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ लेटेराइट मिट्टी होती है और सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब हमने ऊपर पढ़ा था मालदा गैप या राजमहल गारो गैप क्या होता है। तो दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धसाव की प्रक्रिया के कारण हुई। इसके द्वारा छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है। इसके द्वारा छोटा नागपुर जो ये प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आता है, इसके अंदर आता है राजमहल पर्वत। और जो हमारा मेघालय का गारो पर्वत है, इसके द्वारा क्या हुआ? ये अलग अलग हो गए। इसलिए इसे राजमहल गारो गैप कहते हैं। जो बीच में गैप पड़ता है दोनों पर्वतों के, राजमहल गारो गैप कहते हैं, ठीक है। जबकि पश्चिम बंगाल में इसे मालदा गैप कहते हैं। अब पश्चिम बंगाल में इसका नाम है मालदा गैप। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का मालदा राजमहल गैप के निक्षेपण से डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ। ये भी है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का इसमें क्या रोल है डेल्टाई मैदान का निर्माण होने में। इस डेल्टाई मैदान में पीट मृदा की उपलब्धता के कारण ही मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ। मैंग्रोव वनस्पति आपको पता है डेल्टा में पाई जाती है, और ये मोस्टली दलदल टाइप का होता है, पानी पानी होता है, और उसमें जो वनस्पति होती है उसे हम ज़्यादातर मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। इस क्षेत्र में पाया जाना वाला सुंदरवन भारत का सबसे सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। तो हमारा सुंदरवन क्या है? कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव वनस्पति के क्षेत्र में पाया जाता है। किधर? डेल्टाई मैदानों में। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा उत्तर पूर्वी पठार। अब शुरू करते हैं दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू। आपने
एक आईपीएल में एक टीम भी होती है डेक्कन चार्जर्स। तो डेक्कन का मतलब ही यही होता, वो हैदराबाद से रिलेटेड था ना, तो उस क्षेत्र को पहले डेक्कन बोलते थे। तो इसमें दक्कन का पठार भी है। इस पठार का विस्तार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है। जो हमारी तापी नदी कहाँ बहती है? हमारी तापी नदी बहती है हमारे अरेबियन सी में, तो उसके आप दक्षिण में जाओगे तो दक्षिण में क्या है? तापी नदी के दक्कन है। तो दक्कन के पठार है त्रिभुजाकार में। इसके अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है: दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार, आंध्र का पठार। क्योंकि तापी नदी के नीचे वही आते हैं, साउथ के स्टेट्स आते हैं, कर्नाटक आता है, आंध्र प्रदेश आता है, और हमारा आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, तेलंगाना, ये सब आता है। तो दक्कन ट्रैप के बारे में पढ़ते पहले क्या है। महाराष्ट्र में बेसॉल्ट चट्टानों से निर्मित संरचना होने के कारण यहाँ काली मिट्टी का विकास हुआ है। इसलिए यह क्षेत्र कपास की उत्पादन दृष्टि से भी अधिक है। क्योंकि काली मिट्टी है, काली मिट्टी कपास के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो ये क्षेत्र क्या है? काली मिट्टी की दृष्टि, उत्पादन से दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कौन से? दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप कहाँ है? महाराष्ट्र से भी शुरू हो जाता है दक्कन ट्रैप, याद रखना आप। इसका विस्तार 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व में नागपुर तक है। तो आपको उसको अक्षांश की पता चल गया आपको। इसी पठारी क्षेत्र से गोदावरी नदी अपवाहित होती है। ठीक। सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार भी इसी पठारी क्षेत्र में आता है। तो दक्कन ट्रैप जो है ऊपर ऊपर के वाले साउथ के जो स्टेट से स्टार्ट होने वाले होते हैं, उससे ऊपर मोस्टली महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। अब बात करते हैं कर्नाटक के पठार। अब आए हम साउथ इंडिया में। कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं। बुदान यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, तथा मुल्लयनगिरी या मुलनगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? कर्नाटक के पठार की मुल्लनगिरी सबसे ऊंची चोटी है। और कई बुक में जैसे ऑक्सफोर्ड एटलस में बाबा बुदान को सबसे ऊंची चोटी माना गया। ठीक है। मलनाड से संलग्न पूर्व के अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र को मैदान कहते हैं। ठीक, ये तो पता है आपको। जिसमें औसत से अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र का बेंगलुरु का पठार या मैसूर का पठार नाम जाना जाता है। जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, अगर उससे थोड़ा औसत से बड़े कोई क्षेत्र है तो उसे बेंगलुरु के पठार या मैसूर का पठार नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में धारबाड़ संरचना का विकास होने के कारण पठारी क्षेत्र धात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ लोहा अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। कर्नाटक के पठार में लोहा अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, जिसके लिए बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। तो बाबा बुदान याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मैसूर के पठार में ही कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र है। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती व भीमा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। शरावती नदी पर भारत का महत्वपूर्ण जलप्रपात है, जिसे जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 455 मीटर। याद रखना, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि शिमोगा जिले कर्नाटक के वाराही नदी पर है। ये तो हो गया दोस्तों कर्नाटक का पठार। अब बात करते हैं आंध्र के पठार की। आंध्र के पठार के अंतर्गत रायलसीमा का पठार तथा तेलंगाना का पठार भी शामिल किया गया। ठीक, क्योंकि तेलंगाना और हमारा आंध्र पहले एक ही स्टेट था, अब अलग हुआ है। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण में पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार कहते हैं। यहाँ वेलीकोंडा, पालकोंडा तथा नल्लामलाई पर्वतों का विस्तार है, जबकि कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहते हैं। याद रखना, कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर वाला क्षेत्र को हम तेलंगाना का पठार कहते हैं। तेलंगाना के पठार का सबसे ऊपरी हिस्सा पठारी है तथा दक्षिणी हिस्सा उपजाऊ मैदान है। ठीक। कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य में कोल्लेरू झील अवस्थित है। कोल्लेरू झील कहाँ है? कृष्णा गोदावरी नदी के बेसिन के मध्य में। यह एशिया की सबसे बड़ी उथली मीठे पानी की झील है। सबसे उथली मीठे पानी की झील कौन सी है? कोल्लेरू झील, जो कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन के मध्य में स्थित है। अब बात करते हैं दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र। अब टॉपिक चेंज, अब आता है दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंदर केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, को कार्डमम, तमिलनाडु में स्थित पालनी पहाड़ियाँ आदि आती हैं। ठीक है। डोडा बेटा 2637 ये है सबसे बड़ा, नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है।
इसमें एक पर्यटन स्थल है उंडगम डलम या ऊटी, जो आपने सुना होगा कि ऊटी जाएंगे घूमने के लिए, बहुत ज़्यादा फेमस जगह है साउथ इंडिया में। ये नीलगिरी में ही अवस्थित है। अन्नामलई पर्वत की चोटी अन्नामुडी 2695 मीटर प्रायद्वीप पठार तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो अन्नामलई पर्वत की चोटी अन्नामुडी, अन्नामलई पर्वत का नाम है और अन्नामुडी चोटी का नाम है। जबकि कार्डमम प्रायद्वीप भारत की दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। कार्डमम का है प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र क्या है, कार्डमम कहलाता है। यह केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कार्डमम की पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी हुई है। ये भी हो गया हमारा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी और अन्नामलई के बीच पालघाट दर्रा स्थित है, जो पलक्कड़ तथा कोयम्बटूर से को जोड़ता है। जबकि अन्नामलई और कार्डमम के बीच सेनकोटा दर्रा अवस्थित है, जो कि त्रिवेंद्रपुरम को मदुरई से जोड़ता है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कनाल पालनी पहाड़ियों में स्थित है। तो दोस्तों ये दर्रा याद रखना आपको, कौन सा, सेनकोट दर्रा जो कि अन्नामलई और कार्डमम के बीच है, और दूसरा पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलई के बीच है। केरल के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, ये केरला में है। और कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है, नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र में से एक है। अब दोस्तों याद रखिएगा ये कहाँ का है, नीलगिरी केरल तमिलनाडु के बीच में है, अन्नामलई पर्वत भी केरल तमिलनाडु के बीच में, कार्डमम पर्वत भी केरल और तमिलनाडु के बीच में है। पालनी पर्वत तमिलनाडु, शेवराय तमिलनाडु, जवादी तमिलनाडु। अब पालकोंडा पर्वत तमिल आंध्र प्रदेश, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश, नल्लामलई पर्वत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये सब दोस्तों हो गया हमारे दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र। अब बात करते हैं पश्चिम घाट की। ये है दोस्तों, पहले मैप में देख लीजिए पश्चिम घाट कहाँ से है। ये गुजरात से शुरू हो रहा, ये पूरा पश्चिम घाट है पूरा। ये नीलगिरी की पहाड़े यहाँ पर है, दादाकोटा अनाईमुड़ी है। तो पश्चिम घाट का विस्तार अरब सागर तट पर समांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। पश्चिम घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1600 मीटर के बीच है। महाबलेश्वर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र आदि यहाँ के प्रमुख चोटियाँ हैं। ये उत्तर में तापी नदी के मुहाने, यानी महाराष्ट्र गुजरात की सीमा जो है तापी नदी के मुहाने पर है, से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है, अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। ठीक है, यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना लैंड के विसंबन के निर्मित कगार तथा स्थल के एक खंड के अरब सागर में अवसवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद और सीढ़ीनुमा है। महाबलेश्वर के पास ही गोदावरी, भीमा, कृष्णा आदि नदियों का उद्गम स्थल है। ठीक है, महाबलेश्वर के पास ही यहाँ से अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियों को अपने मुहाने पर ज्वारनदमुख या ऐश्वर्य का निर्माण करती है। अब ज्वारनदमुख क्या है दोस्तों, ज्वारनदमुख हमारा है समुद्र पर एक अर्ध बंधु जलीय क्षेत्र, अर्ध बंधु जलीय क्षेत्र जहाँ नदी का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी मिलता है। इसे क्या कहते हैं, ऐश्वर्य या ज्वारनदमुख का निर्माण होता है। अभी कुछ प्रमुख दर्रे प्रायद्वीप भारत के हैं, जैसे थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र और मुंबई नासिक के बीच है। बोर घाट दर्रा ये भी मुंबई पुणे के बीच है। ये दोस्तों ये मैप है। ये सब कुछ दिया है इसमें, सारी पर्वत श्रेणी दी है, ये हिमालय से लेकर सब कुछ दिया है इसमें। पालघाट दर्रा जो है केरल के पलक्कड़ कोयम्बटूर के बीच है, नीलगिरी और अन्नामलई पढ़ाई के मध्य। सेनकोटा गैप केरल तिरुवनंतपुरम मदुरई के बीच। पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला को विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाली श्रेणी में रखा गया है। यूनेस्को ने 2012, याद रखिएगा 2012 में इस क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। पश्चिम घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम क्या है, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलई और इलायची पहाड़ी है, कार्डमम पहाड़ी कहते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, ऐसा है क्रम। अब पश्चिम घाट पर जब दोस्तों पढ़ते हैं पूर्वी घाट। भारत का पूर्वी घाट एक असतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से तमिलनाडु तक विस्तृत है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी महानदी तथा पलार नदी आदि नदियों द्वारा विच्छेदित होकर एवं अत्यधिक अपरदन कारण पूर्वी घाट इन्हें औसत ऊंचाई पश्चिम घाट की अपेक्षा कम है। पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है, पश्चिम घाट की ऊंचाई ज़्यादा है। इसलिए मोस्टली नदियाँ क्या होती है, पश्चिम घाट की तरफ नहीं बहती है, पूर्वी घाट की तरफ बहती है। पूर्वी घाट के मध्य भाग में दो समांतर पहाड़ियाँ पाई जाती है, जिनमें से पूर्व पहाड़ी को वेलिकोंडा श्रेणी तथा पश्चिम पहाड़ी को पालाकोंडा श्रेणी कहा जाता है। तो पूर्वी घाट में दो समांतर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, पूर्वी पहाड़ी को वैली कोंडा और दक्षिणी और पश्चिमी पहाड़ी को पालकोंडा।
पूर्वी घाट में कटीले शिखर, तीव्र ढाल सहित अत्यधिक विषम तथा उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ठीक, जिसमें जवादी, शेवराय आदि पहाड़ी के रूप में देखा जाता है, जो अंत में नीलगिरी में जाकर मिल जाते हैं। अब कुछ पूर्वी घाट के देखते हैं पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, क्रम है इनका उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे पहले नल्लामलई पहाड़ी आती है आंध्र प्रदेश में, फिर वेलिकोंडा आती है, फिर पालकोंडा आती है, फिर नगारी आती है, फिर शेषाचलम पहाड़ी आती है, ये आंध्र प्रदेश में आती है। अब तमिलनाडु की बात करते हैं। जवादी, शेवराई, पंचमलाई और सिरोमलई, ये तीन जो है ये चार जो है तमिलनाडु की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और आप भारत के प्रमुख दर्रे के मैप पे देख सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका कि कहाँ क्या क्या दर्रा है, कितने दर्रे हैं। ये इसने बहुत परेशान भी किया था बीच में दर्रों से संबंधित सूचनाओं ने। ये देखिए बात दर्रा, ये सभी क्या है महत्वपूर्ण दर्रे। आप चाहें तो याद रख सकते हैं इसे। चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।